यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। पिछले सेगमेंट में बच्चों मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था, जिसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन रेट कांस्टेंट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेस। हमें जो रेट कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है बच्चों, ये किस फेस में लिखना है? हमें गैसियस फेस के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना है। इज इट क्लियर? तो बच्चों अगर आपको याद हो कि अगर मैंने गैसियस फेस की बात नहीं की थी, मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर की, तो मैंने आपको बताया था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। लेकिन बच्चों यहाँ पूछा क्या गया है आपको गैसियस फेस में, राइट डाउन रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेस। तो बच्चों अगर गैसियस फेस में आपको यही रिएक्शन लिखना है तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI मतलब इनिशियल प्रेशर। बच्चों PI मतलब इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 2PI माइनस PT। तो बच्चों अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई गैसियस फेस के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इक्वेशन लिखो, K क्या है भाई? वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसियस फेस के लिए आप जो है रेट कांस्टेंट लिखो। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI अपॉन 2PI माइनस PT। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये हमारे पेपर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पेपर में जो डिटेल स्टडी है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? गिव एग्जाम्पल। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका क्या दीजिए? एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों देखो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की थ्योरी लिखने के पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं। इसका अगर हम एग्जाम्पल करें बच्चों तो H2 प्लस I2 विल गिव अस 2HI, है ना। H2 प्लस I2 विल गिव अस 2HI। बच्चों अगर हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, यदि हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। दोनों की पावर 1 है, प्लस को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा? माइनस dx/dt इज इक्वल टू K। क्या हो गया तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ये हो गया H2 और ये हो गया I2। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, इस रिएक्शन की हम ऑर्डर लिखें तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं N से। तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 1 प्लस I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 1। टोटल इज इक्वल टू 2। तो 1 + 1 बच्चों इसका टोटल हो जाएगा 2 एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, बताइए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी भाई? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को बच्चों सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई, क्या है? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द पावर्स, देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 2 इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों पावर को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर, इन विच द सम ऑफ द पावर्स, इन विच द सम ऑफ द पावर्स, है ना, द सम ऑफ द पावर्स किसके बच्चों, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस वाले और इस वाले, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 2। कितनी होती है बोलो बच्चों, 2 होती है, इज 2, वो 2 होती है, इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं बोलो, इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावर को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट है, इनकी जो पावर है उनका टोटल 2 हो जाता है, या इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की का टोटल 2 हो जाता है, तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमें रेट कांस्टेंट की भी इक्वेशन निकालनी है, हाफ लाइफ पीरियड की भी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन बच्चों सेकेंड और थर्ड में निकालना ज़रूरी नहीं है। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। यहीं के यहीं हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं बच्चों ना, यहीं के यहीं क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड की जगह बच्चों हम क्या कर देते हैं, व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। गिव एग्जांपल। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3, 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए भाई एग्जांपल देखते हैं। 2NO प्लस O2 विल गिव अस 2NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको NO को क्या बोलते हैं बच्चों, NO इज कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन परऑक्साइड। अगर बच्चों इस इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, तिवारी सर कौन सी इक्वेशन लिखें भाई, अगर हम इसके लिए लिखें रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या लिखें जी, इसके लिए यदि हम लिखें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। ये जो NO था बच्चों इसकी पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं तिवारी सर, -dx/dt इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट हो गया, NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो अगर हम इसके लिए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n से, इज इक्वल टू 2 + 1। तिवारी सर ऐसा क्यों, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to nitric oxide molecule is 2, here we have written 2, and the order of reaction with respect to oxygen molecule is 1, here we have written 1, so 2 + 1 is equal to 3, that's why this reaction is called as third order reaction। बच्चों हम पावर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, बच्चों ये नोट कर लीजिए, कभी आपसे बोले वो तो पावर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ द सम ऑफ द पावर्स इज 3, मैं ये भी कह सकता हूँ द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3। NO की पावर 2 है, या NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, O2 की पावर 1 है, तो O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन बच्चों। तो ये हो गया आपका विच ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने आपको क्या पढ़ाया,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वी हैव टू डू इट्स न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। आफ्टर दिस वी विल डू इट्स न्यूमेरिकल्स, है ना। वी विल कंप्लीट फ्यू मोर टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल कम ऑन इट्स न्यूमेरिकल पोर्शन। चलिए बच्चों, अब जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसके आगे एक चीज़ और है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है डेराइव, है ना, डेराइव बोल दें या राइट डाउन बोल दें, बात एक ही है। दोनों में से कोई भी चीज़ हमसे कही जा सकती है, डेराइव या राइट डाउन। क्या? यूनिट ऑफ डेराइव या राइट डाउन। डेराइव बोल दो तो भी सही है, राइट डाउन बोल दो तो भी सही है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसकी यूनिट भाई? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉर जीरो कॉमा फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों इसके दो तरीके हैं, और दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो यह है कि हम थ्योरेटिकली इसको कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकली, और एक तरीका यह है कि हम डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे। चलिए पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, जो हम अपने एग्जाम में करते हैं। चलिए मान लीजिए हमें निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों बताओगे रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? के। हमें रेट कांस्टेंट यानी यूनिट के की निकालना है। कौन से ऑर्डर के लिए? नंबर है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी ने कहा कि तिवारी सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना है ना, यहाँ नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लो। अगर कहीं भी कंसंट्रेशन बना हो, ये जो बॉक्स होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, या कहीं भी dx लिखा हो, सब्सटेंस से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हो, कहीं भी dx लिखा हो, तो इन दोनों की यूनिट हो जाती है बच्चों मोल पर लीटर। क्या हो जाती है? मोल पर लीटर। कहीं भी अगर dx बना हो या कंसंट्रेशन बना हो, इन दोनों की जो यूनिट है बच्चों ये हो जाती है मोल पर लीटर। चलिए दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है, कहीं भी अगर dt बना हो तो इसकी यूनिट हो जाती है सेकेंड। कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन, या आपकी जो dx है, इन दोनों की यूनिट होती है मोल पर लीटर। टाइम से रिलेटेड चेंज की जो यूनिट होती है ये होती है सेकेंड, है ना। अगर हमसे किसी ने बोला कि तिवारी सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो, चलो भाई कोई भी इक्वेशन ले लो। इक्वेशन ए ले लिया, ये क्या बना रही है? ये बना रही है प्रोडक्ट। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे क्या लिखते हैं बच्चों? माइनस dx बाई dt, है ना। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है बताओगे? ये कहलाती है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो हम लिखते हैं ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। कौन सी एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों? रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए लिखते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। अच्छा, माइनस तो साइन केवल ये बताता है बच्चों कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। माइनस हम हटा सकते हैं। चलिए क्या लिखते हैं? dx बाई dt इज इक्वल टू के, dx बाई dt इज इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट लिख देते हैं। dx की यूनिट यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि dx की जहाँ भी dx आएगा आपको इसकी यूनिट लिख ली है मोल पर लीटर। मैंने लिख दिया मोल पर लीटर। dt की यूनिट क्या लिखोगे? dt की यूनिट लिखोगे सेकेंड इज इक्वल टू के। के क्या कहलाता है बच्चों? के कहलाता है हमारा रेट कांस्टेंट। तो बताओ भाई के की यूनिट क्या हो गई? के की यूनिट हो गई तिवारी सर मोल इनटू लीटर इनवर्स
इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई तिवारी सर ये बताइए कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी के इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। आप इस तरह से पेपर में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉज करके नोट करिए। सपोज करिए पेपर में ये हमने जीरो का निकाल लिया। अब मान लीजिए पेपर में आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो के लिए। समझिएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज हमें करना है। जीरो की जगह पर आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना बच्चों। हम उसके लिए भी क्या लिखेंगे, उसके लिए भी हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अब हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ से जीरो हटा देंगे, पावर 1 हो गई, इसकी भी पावर 1 हो गई, दोनों की पावर 1 हो गई। तो जब पावर 1 हो गई बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर पावर 1 हो गई तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे के और यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि पहले तो पावर हमारी जीरो थी, अब हमारी ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो गया। चलिए डीएक्स की यूनिट बताइए तिवारी सर। डीएक्स की यूनिट होगी मोल पर लीटर इज इक्वल टू के, है ना। डीटी टाइम की यूनिट बताइए तिवारी सर, इंटू सेकेंड इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या होती है सर, हमें मालूम है, ये होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बोलो? कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ये होती है मोल पर लीटर। अब क्या होगा बच्चों बताइए, अगर ये मोल पर लीटर होती है तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, के इज इक्वल टू 1/2 या के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, है ना। के इज इक्वल टू 1/2 भी कह सकते हैं, या के इज इक्वल टू हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर एक बात बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की हमारी यूनिट होगी वो होगी सेकेंड इनवर्स। क्या होगी बच्चों? आवर यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। क्या करें भाई, फर्स्ट हटा दें, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। फर्स्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सेकेंड, तो सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर आ गया 2a। भाई जब सेकेंड लिखोगे तो आपकी रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a। जब 2a आ जाएगा तो यहाँ पर ए की पावर 2 हो गई, यहाँ भी पावर 2 हो गई, माइनस हटा सकते हैं, यहाँ भी पावर 2 हो गई। तो ये तो सेम रहेगा, dx की वैल्यू मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड, k इंटू ए स्क्वायर है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो कितनी बार मोल पर लीटर आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, 2 बार आ जाएगा बच्चों मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ पलट जाएगी, यहाँ पे लीटर ऊपर चला जाएगा और जो मोल है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब k की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी तुम्हारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कि मोल इनवर्स इंटू लीटर है ना, लीटर तो ऊपर ही है, लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। एक बच्चों डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊं याद करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं। देखो अगर जीरो ऑर्डर है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट याद करने का। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स जीरो के लिए। लेकिन अगर यही आप सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं ना, तो ये लीटर इनवर्स का यहाँ से हटके यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। कितना बढ़िया तरीका है। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, ये आपके सेकेंड के लिए है। अब अगर मान लीजिए, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीका है। मान लीजिए कि कोई सेकंड के लिए नहीं करके यहाँ पर हमने थर्ड, हमको निकालना जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 3 है। क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3 है। यहाँ आपकी पावर क्या आ जाएगी भाई बताइए, यहाँ पर आपकी पावर क्या आ जाएगी 3, यहाँ भी पावर 3 आ जाएगी, यहाँ भी आपकी पावर क्या आ जाएगी बताओ 3। जब 3 आ जाएगी तो
तो मोल पर लीटर हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो एक बार तो ये लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, मोल स्क्वायर इंटू लीटर स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब के की वैल्यू निकालेंगे तो लीटर स्क्वायर इंटू मोल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा तुम्हारा मोल -2, क्योंकि मोल ऊपर चला जाएगा, मोल -2। ये हो जाएगा तुम्हारा लीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों अगर कोई आपसे बोले कि तिवारी सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों रेट कांस्टेंट के की यूनिट होती है मोल -2 लीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी इस तरह से आ सकता है कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर 0 फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी में नोट करिए। चलिए पॉज करिएगा, आराम से नोट करिएगा। बच्चों एक और तरीका है, सपोज करिए कि आपको डिटेल नहीं बताना है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है और आपको इसका आंसर डायरेक्ट एमसीक्यू के हिसाब से देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तब आप क्या करेंगे? तब बच्चों हमारा जो फार्मूला बनेगा, डायरेक्ट एमसीक्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ, तब जो हमारा फार्मूला बनेगा ये बनेगा रेट के क्या है बच्चों बताओ? रेट कांस्टेंट। के क्या है हमारा? के हमारा बच्चों जो है वो है रेट कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस एन इंटू कंसंट्रेशन 1 माइनस एम इंटू टाइम इनवर्स। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? के इज इक्वल टू हम लिख लेंगे मोल पर लीटर, फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस एन और टाइम की जगह पर हम लिख लेंगे इनटू टाइम की जगह पर हम लिख लेंगे सेकेंड इनवर्स। कैसे? देखो मान लो हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0, एन की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे जो मैंने एन लिखा है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्ट टेक्निक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर, ये 0 आ जाएगा तो हो जाएगा मोल की पावर 1 और ये हो जाएगा लीटर की पावर भी 1 इंटू ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर के इज इक्वल टू ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट लिख लीजिए मोल पर लीटर 1/n इंटू सेकेंड इनवर्स। एन है तुम्हारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आया कि तिवारी सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल के बताओ। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल के बताओ। करते हैं, एन की जगह पे 1 आ जाएगा, एन की जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारी के की वैल्यू क्या हो गई? ये तो हो गया पूरा 0, केवल क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट यूनिट ऑर्डर के लिए होगा के की वैल्यू होगी सेकेंड इनवर्स। चलिए आखिरी निकाल के बताता हूँ, थर्ड के लिए आप खुद कर लेना। मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ भाई। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगी। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये 2 आएगी तो -1, ये हो जाएगा तुम्हारा मोल -1 डिवाइडेड बाई लीटर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? मोल इनवर्स इंटू लीटर ऊपर आ जाएगा, है ना, मोल इनवर्स इंटू लीटर ऊपर आ जाएगा इंटू ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ये दोनों एक ही चीज़ है। आप कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स लिख सकते हो या कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स लिख के आप तीनों के फार्मूले को डेराइव कर सकते हो। तो बच्चों ये जो टेक्निक है जो मैंने आपको ये बताई है, दिस इज द टेक्निक विच कैन बी यूज डायरेक्टली टू डिटरमाइन दी
और द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे से नोट कर लीजिए बिना टेंशन लिए। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और ये कहती है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ना। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन जो जा रहा है वो यही जा रहा है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप किसे कहते हैं। बच्चों बात समझो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के इनिशियल स्टेप में, इनिशियल क्या होता है, शुरुआती स्टेप, जहाँ से रिएक्शन शुरू होती है। तो बच्चों मुझे बताओ, शुरुआती स्टेप हमेशा कैसा होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा। तिवारी सर स्लो होगा, क्योंकि भाई ट्रेन है, अगर वो प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है तो पहले तो उसकी रफ्तार स्लो होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसी तरह से जब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला स्टेप है, जो शुरुआती स्टेप है, वो स्लो होता है। और उस स्लो स्टेप को बच्चों हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्लो स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, उसे हम उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, है ना। एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। वो ये है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट, या पार्टिसिपेटिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन दी इनिशियल स्टेप, कौन से स्टेप में बोला बच्चों, इनिशियल स्टेप और या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनिशियल स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों शुरू वाला जो स्टेप होता है ना, उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। लोग प्रेम से इस स्टेप को RDS भी बोलते हैं, RDS। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इनिशियल स्टेप में, शुरू वाले स्टेप में, या RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एज, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसे हम उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। चलिए भाई अपन एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमने ये लिखा अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 लिखा, इसको हीट किया। तिवारी सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अमोनियम नाइट्रेट। ये पहला हमने एग्जांपल लिया, हीट किया, इसने बना लिया N2O, है ना। क्या बना लिया बच्चों, N2O प्लस 2H2O, बैलेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना लिया। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो नाइट्रस ऑक्साइड और ये वाटर हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, ये रिएक्शन के इनिशियल स्टेप में, अब मेरी बात सुनिए, किसी रिएक्शन का अगर एक ही स्टेप में हो रही हो, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो यही स्टेप जो है, यही रिएक्शन का इनिशियल स्टेप या RDS कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर एक ही रिएक्शन है तो ये इनिशियल स्टेप या RDS कहलाएगा। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, एक। तो चूंकि एक रिएक्टेंट ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो हम रिएक्शन देख रहे हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। और उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, बोलो, यूनिमॉलिक्यूलर। उस रिएक्शन को बच्चों हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। तो आप नोट कर लीजिए कि द नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द इनिशियल स्टेप, और RDS ऑफ केमिकल रिएक्शन, और RDS किसके, ऑफ RDS ऑफ केमिकल रिएक्शन,
ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल, यहाँ लिख दीजिए, ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो मैंने आपको ये पहला एग्जांपल दिया है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे तिवारी सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेप में आरडीएस में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ऐसी रिएक्शंस को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। नोट करिए, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अगर मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 2HI, है ना, एग्जांपल नंबर 2HI। थोड़ा सा मैं उसको घुसका के लिखता हूं बच्चों, सेकेंड एग्जांपल है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लिखता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2HI विल गिव अस H2 + I2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब बताओ भाई इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? तिवारी सर एक ही स्टेप में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, तो यही इसका इनिशियल स्टेप या यही इसका आरडीएस हो जाएगा। आरडीएस मतलब रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे तिवारी सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। एक अगला एग्जांपल लेता हूं, NO का नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। एसिड नहीं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो चलो भाई अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखें तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 मोल है नाइट्रिक ऑक्साइड के, 1 मोल है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 है, तो 213। इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो वो 3 होगी बच्चों। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये फैक्ट हो गया कि भाई क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के पहले स्टेप में, पहला स्टेप आरडीएस भी कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है, और उसमें जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों उसे हम उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा दिया, बिल्कुल तिवारी सर आपने पढ़ा दिया। मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ा दिया, बिल्कुल सर वो भी आपने पढ़ा दिया। हम कहाँ कह रहे हैं आपने नहीं पढ़ाया भाई। लेकिन बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि भाई तिवारी सर आपने ऑर्डर भी पढ़ा दिया, मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ा दिया, अब इतना और पढ़ा दो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पेपर में पूछा जाता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आप डिफरेंस लिखिए, किस किस के बीच में लिखिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में लिखिए एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि भाई दोनों टॉपिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखिए कि कौन कौन से डिफरेंस है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं और जो हम पेपर में भी जाके लिख सकते हैं। तो बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर 2 कॉलम। पहला कॉलम मैं लिख रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ, है ना, फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों हमारा पहला जो कॉलम होगा आंसर पे मैं जा रहा हूँ, वो होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और हमारा जो दूसरा कॉलम होगा बच्चों वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है बच्चों? डिफरेंस लिखना है। चलिए पहला डिफरेंस लिखते हैं। बच्चों मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ाया था? किसी भी केमिकल रिएक्शन के इनिशियल स्टेप में, पहले स्टेप में, इनिशियल का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी है, एक बार आपको पढ़ना है ओनली वंस, दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों।
द नंबर ऑफ reactant molecules taking part in initial step या RDS, कुछ भी लिख लो, मैं RDS लिख देता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप चाहो तो इसकी जगह पे इनिशियल स्टेप भी लिख सकते हो, ऑफ रिएक्शन। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और इनिशियल स्टेप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। इसके बाद आप लिख लेना इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई? किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ पावर्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बताया था सर आपने, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। द सम ऑफ द पावर्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ मोलार कंसंट्रेशन किसका बच्चों? ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों जो पहला पॉइंट था वो बहुत ही क्लियर हो गया। हमारा पहला पॉइंट पानी की तरह क्लियर हो गया कि भाई क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आरडीएस में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसका जो टोटल होगा वो आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों? हमारा जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है इट इज़ डिटरमाइन थ्योरेटिकली। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम ये ले सकते हैं इट इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ तिवारी सर? हम थ्योरी देखकर हम रिएक्शन की ऑर्डर को बता सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इट इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। इट इज डिटरमाइंड बोलो बच्चों प्रैक्टिकली। इसको हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, थ्योरेटिकली नहीं निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बोलो? इट इज डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं निकालेंगे, प्रैक्टिकल पर बेस्ड है ये। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट बच्चों तीसरा पॉइंट ये कहता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। इट कैन नेवर बी जीरो। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। तो वी कैन से बच्चों इट कैन नेवर बी जीरो। इट कैन नेवर बी जीरो। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? इट कैन बी जीरो। ये जो है इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। चौथा पॉइंट बड़ा मजेदार पॉइंट है बच्चों, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कौन सी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन about the mechanism of reaction, जो मॉलिक्यूलरिटी है ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है। जबकि जो ऑर्डर है ये क्या कराएगी बताओ बच्चों? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये देती है भाई। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द mechanism of reaction. It gives information about the mechanism of reaction. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आरडीएस में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस पर डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का पावर का जो टोटल होता है उस पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली निकालते हैं, थ्योरी को देख के निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली निकालते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, लेकिन किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ज़ीरो हो सकता है। आपने पढ़ा है ना बच्चों, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। फिर हमने एक और एग्जांपल आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड।
तो बच्चों ये कुछ डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है किस किस के बीच में बच्चों, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बच्चों, नोट डाउन। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको पहले पार्ट में करवा चुका हूँ उसके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सीडो बच्चों, कहीं आपने सीडो वर्ड का नाम सुना है? सीडो सुना है सर? कहाँ सुना है भाई? सीडो का नाम कहाँ सुना है? तिवारी सर सीडो का नाम हमने सुना है सीडोपोडिया, जो अमीबा में बनता है। तो बच्चों सीडो वर्ड का अगर आप मीनिंग देखें तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। तो हमारा क्वेश्चन अगला यही कहता है कि व्हाट इज, क्या होती हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो मॉलिक्यूलर, व्हाट इज सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। आप इसका एग्जाम्पल दीजिए, गिव एग्जाम्पल कि भाई सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। चलिए भाई आंसर देखते हैं बच्चों। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके लिए, है ना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। बच्चों देखो, देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 2NH3, एरो पे प्लेटिनम लिखा, इसको हीट किया, ये बनाया गया N2+3H2, ये इक्वेशन है ना। इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया टूट रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे तिवारी सर इस रिएक्शन की इनिशियल स्टेप ये एक है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो वही उसका इनिशियल स्टेप होगा, वही उसका रेडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कि इस केमिकल रिएक्शन के इनिशियल या रेडिटरमाइनिंग स्टेप में दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 2 होगी। अगर 2 होगी तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ये कहलाएगी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक चीज़ तो तय हो गई। बच्चों अगर आपको याद हो, वाइल टीचिंग टू यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अमोनिया मॉलिक्यूल का भले ही मॉलिक्यूलरिटी 2 हो रही है, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। आप मेरे पिछले सेगमेंट में देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर देखें, यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 होता है। तिवारी सर होना तो 2 चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। लगता तो ऐसा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होनी चाहिए और इसकी ऑर्डर भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो अमोनिया का पावर है वो, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2 है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है और इसका ऑर्डर 0 होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर कोई इसकी थ्योरी पूछे बच्चों तो हम ये कह सकते हैं those chemical reactions जिसके लिए the order या पहले मॉलिक्यूलरिटी लिख लें, the molecularity and order of reaction
मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, क्यों भाई सेम होती है कि अलग अलग होती है? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट इज कॉल्ड सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन के लिए को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। भाई हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्या? Why decomposition of ammonia in the presence of platinum catalyst is an example of pseudomolecular reaction? So we can write, because for this chemical reaction molecularity is 2, order of reaction is 0, both of them is different, that's why this reaction will be an example of pseudomolecular reaction। बच्चों नोट डाउन करिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए आराम से, टेक योर टाइम, अपना पूरा समय लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस होती हैं, कौन सी? हाइड्रोलिसिस। क्या होता है हाइड्रोलिसिस? डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद द एडिशन ऑफ वाटर। पानी मिला के यदि हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ें तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। बच्चों आपको मालूम सुक्रोज किसे बोलते हैं? शक्कर को बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं, शक्कर को। और इसका फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? C12H22O11 शक्कर है। चलिए घोलते हैं भाई पानी में शक्कर को। C12H22O11 पानी में घोल दिया, बिल्कुल सही तिवारी सर। क्या बचा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। एसिड को H+ लिखते हैं, बेस को OH नेगेटिव लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा सुक्रोज। क्या नाम होगा? सुक्रोज। इसका नाम क्या होगा? पानी, वाटर। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा ग्लूकोज। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा फ्रक्टोज। तो ये हो गया आपका, बोलो क्या हो गया? सुक्रोज। ये क्या हो गया बच्चों? वाटर यानी पानी। ये क्या हो गया बोलिए? ग्लूकोज। और ये क्या हो गया हमारा, बोलो? फ्रक्टोज। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इस रिएक्शन के बारे में बड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है तो क्या बोलोगे भाई? अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, बताइए, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप? तिवारी सर एक ही स्टेप में हो रही है। हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन? सर दो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तिवारी सर कि ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बच्चों बताओ? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन बच्चों हमेशा अपने जहन में ये चीज़ रखना, अपने दिमाग में इस चीज़ को हमेशा बनाए रखना कि अगर कोई रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की है जिसमें पानी है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करता। द वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक होगी। तो ये ध्यान रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, जहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल आता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा एक होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए पूछें आपसे कि भाई बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, आप कहोगे कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। भाई कोई आपसे पूछ सकता है पेपर में कि भाई इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि पानी भी तो है। तो आप बोलोगे बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है बोलो? डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जिसका हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन
कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि उनका ऑर्डर 1 होगा। तो बताइए बच्चों, अगर हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज देखा तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई? तिवारी सर 2 आई। इसकी ऑर्डर कितनी आई? तिवारी सर 1 आई। क्यों आई? क्योंकि वाटर पे डिपेंड नहीं करता। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है। लग क्या रहा है कि दोनों सेम होने चाहिए। तो इसलिए बच्चों इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बच्चों कोई भी ऐसी रिएक्शन जिनके लिए ऑर्डर 1 होता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 0 होती है, उसे हम सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है, उसे हम सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं ये कर देता हूं, व्हाट इज, थोड़ा सा मैंने बच्चों क्वेश्चन को चेंज कर दिया। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बच्चों सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और जिनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या आ गया? बच्चों ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 होती है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, उसे अपन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर 1 ही होना चाहिए, परमानेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके लिए फॉर विच, जिनके लिए दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the order of reaction is 1, 1 होगी, एंड उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। तो ऐसी इक्वेशन को बच्चों हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर देखा जाए तो ये सूडो मॉलिक्यूलर हुई ना, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो, उसे हम सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। बस यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ गया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर जुड़ गया तो इसका मतलब इन रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा 1 होनी ही चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हाइड्रोलिसिस ले लीजिए, मैंने ले लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सुक्रोज का तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बता ही दिया आपको। मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मैंने लिखा CH3 COO C2H5। ये जो मैंने कंपाउंड लिखा बच्चों, ये हो गया एसीटेट, ये हो गया इथाइल। CH3 COOH एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड से H हटा दिया तो एसीटेट हो गया, इथाइल जोड़ दिया। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों इथाइल एसीटेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। तिवारी सर इसको एस्टर क्यों बोलते हैं? अगर किसी कंपाउंड के बीच में COO ग्रुप हो, इधर भी अल्काइल रेडिकल हो, उधर भी अल्काइल रेडिकल हो, तो उसे हम एस्टर कहते हैं। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर से। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बच्चों? एसिड की प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या निकलेगा बताओ? C2H5OH और एसिटिक एसिड, है ना, CH3 COOH और C2H5OH। तो हमने लिख दिया बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? CH3 COOH प्लस C2H5OH। इसका नाम होता है बच्चों एसिटिक एसिड और इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल है तिवारी सर। और मुझे बता दो, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखें तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बताओ बच्चों? ये होगी तिवारी सर
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। क्यों होगी भाई? क्योंकि इस रिएक्शन के पहले एक ही स्टेप है, उसको हम RDS कहते हैं, रो डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, उसको आप स्लो स्टेप भी कह सकते हो। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 हो गई। 2 हो गई, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं। चलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लें भाई, कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों अगर हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों तिवारी सर 1 क्यों आएगा? बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, एस्टर पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। 1 मतलब कौन से ऑर्डर की होगी बोलो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चाहो तो आप इसकी सफाई दे दो कि 1 क्यों हो रहा है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, भाई 1 ही क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो बच्चों ऐसी रिएक्शन, देखिए मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 हो और जिनका जो ऑर्डर है वो अगर 1 हो, तो बच्चों ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बच्चों? तो बच्चों इस सेगमेंट में या इस पोर्शन में मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़ाई, क्वेश्चंस बताए, जिनमें मैंने बताया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उसका एग्जांपल क्या होता है। यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट नहीं करना, यहाँ पर हमें हाफ लाइफ नहीं करना। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। एक चीज़ और बताई कि पावर का एक दूसरा नाम और होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम को भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। आफ्टर दैट बच्चों आई टोल्ड यू कि इन व्हाट वे वी हैव टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई मैंने आपको कि कंसंट्रेशन 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, है ना, मोल पर लीटर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। By using this formula we can directly determine the unit of rate constant, that is K. इसके बाद बच्चों I told you about the what is pseudo molecular reaction, what is pseudo first order reaction, and especially I told you the difference between molecularity of reactions and order of reaction. बच्चों हमारा जो अगला segment होगा that is going to be very important segment of this unit, as in that particular segment I will tell you about the numericals especially of order of reactions and molecularity. तो देखना ना भूलिएगा अगला सेगमेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, जिसमें हम कुछ प्रूफ करेंगे और कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।